जय हिंद साथियों, उज्जवल कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज का यह सेशन एक कविता से मैं शुभारंभ करने वाला हूं और यह कविता उन तमाम छात्रों को समर्पित है जो बोर्ड एग्जाम चंद दिनों में देने जा रहे हैं और खुद को डरा हुआ और नर्वस फील कर रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों के रगों का रफ्तार न बढ़ा दिया तो फिर कहना, सुनिए इस पंक्ति को ध्यान से। मेहनत करने वालों के आगे मंजिलें भी झुक जाती है, मत कर चिंता समय नहीं है, आगे बढ़ो, हर समस्या का समाधान निकल ही जाती है। मत कर चिंता समय नहीं है, आगे बढ़ो, हर समस्या का समाधान निकल ही जाती है। लक्ष्य को अपने निर्धारित करो, मेहनत अपनी जारी रखो, सफलता देर से ही सही पर मिल ही जाती है। देखा है हमने, देखा है तुमने, देखा है सबने, मंजिलें वही पाती हैं जिनकी आंखें नींद को चुराती है। मन में एक संकल्प करो जिसका कोई विकल्प ना हो, तुम्हारी सफलताओं से माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो जाती है। मेहनत करने वालों के आगे मंजिलें भी झुक जाती है। पढ़ते रहो तब तक जब तक की टॉपिक पूरी ना हो जाती है, पढ़ते रहो तब तक जब तक की टॉपिक पूरी ना हो जाती है। फिर देखना टॉपरों की लिस्ट में तुम्हारी भी कहानी न छप जाती है। क्या छूट गया है देखो, क्या छूट गया है देखो, रिवीजन अपनी पूरी करो। क्या छूट गया है उसे देखो, रिवीजन अपनी हर रोज करो, इससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है। झोंक दो अपने ताकत को इन्हीं चंद महीनों में, फिर देखना मार्कशीट के पन्ने को कैसे चमचमा जाती है। मेहनत करने वालों के आगे मंजिलें भी झुक जाती है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा भरपूर स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज का यह सेशन बायोलॉजी के 10 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं और इसका फुल डिस्कशन आपके साथ में करने वाला हूं। भले ही यह 10 है लेकिन 50 क्वेश्चंस के बराबर है। शायद से आपके एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन टकरा जाए, है ना। तो आप पूरे सेशन को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि जब नर और मादा गैमेट्स के युग्मन होता है तब ये क्या कहलाता है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये गैमेट्स क्या है। बहुत सारे छात्रों के बीच में ये संशय का माहौल बना होता है, गैमेट्स क्या है। गैमेट्स का मतलब क्या होता है? गैमेट्स का मतलब होता है कि जब गैमेट्स का मतलब होता है कि हमारे अंदर का जो शुक्राणु है या फिर अंडाणु है, अगर कोई नर है, मेल पार्ट्स है, तो उसके अंदर जो पाए जाने वाला युग्मक होगा, उसके अंदर जो पाए जाने वाला शुक्राणु होगा, यही शुक्राणु को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। यही शुक्राणु को हम लोग गैमेट्स कहते हैं। और फीमेल पार्ट्स में जो ये चीज होता है उसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो वो स्पर्म कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? स्पर्म। और क्या कहलाएगा? ओवम कहलाएगा, है ना। मेल में अगर रहेगा तो मेल में रहेगा तो वो स्पर्म कहलाएगा, और अगर फीमेल में हो तो वो ओवम कहलाएगा। तो इन दोनों के युग्मन से जब ये दोनों मिलता है तब ये क्या कहलाता है ना। यानी जब नर और मादा इन दोनों का गैमेट का जब मिलन हो जाता है, युग्मन हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या है। इसके आंसर एक तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है यानी निषेचन हो सकता है, और अगर ये आंसर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में नहीं है निषेचन, तब इसका आंसर सीधे के सीधे लैंगिक जनन की ओर हो जाएगा। लैंगिक जनन हो जाएगा। यानी लैंगिक जनन किसको कहेंगे? जब मेल और फीमेल मिलकर है ना अपने ही जैसे संतान का उत्पत्ति करेंगे, है ना, तब वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ पे एक ऑप्शंस बन रहा है अलैंगिक जनन। मैं बात करूं अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जब किसी संतति का, जब किसी नए जीव का निर्माण 2 लोगों के मिलने की जरूरत ना है, सिंगल भी कर सकता है ना। यानी पेड़ पौधे की अगर बात करें तो पेड़ पौधे का निर्माण जो है बीजों की मदद से ना हो रहा हो, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। और अलैंगिक जनन में क्या याद रखना है कि पेड़ पौधा जो है वो बीज से निर्माण ना होगा, और नर और मादा को मिलने से, है ना, नर और मादा को मिलना जरूरी नहीं है अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन की बातें हो गई। ये वर्धी कायक क्या है और ये मुकुलन क्या है? वर्धी कायक का क्या मतलब होता है? वर्धी कायक का मतलब होता है कि जब पेड़ पौधे का विकास जड़, तना और पत्ती से होता है, जब पेड़ पौधे का विकास जड़, तना और पत्ती से होगा, तब इसको हम लोग वर्धी कायक कहते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास मुकुलन है। ये मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है।
जैसा कि आप जानते हैं अलैंगिक जनन की 5 विधियां आपसे पूछा जा सकता है। अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। अलैंगिक जनन क्या है? तो जब पेड़ पौधे का निर्माण बीज के द्वारा नहीं होता है तब उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। या फिर जब किसी जीव का निर्माण है ना 2 लोगों के मिलने की जरूरत ना पड़ता है, मेल और फीमेल मिलने की आवश्यकता नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। और इसकी 5 विधियां हैं जिसमें से एक का हम लोग कहते हैं खंडन विधि, है ना, क्या कहते हैं? खंडन विधि। और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन विधि। और तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बीजाणु जनन विधि कहेंगे, कायिक विधि कहेंगे, कई सारी विधियां हैं इनकी। तो उन्हीं विधि में से एक मुकुलन विधि है। और इस मुकुलन विधि जो है, ये मुकुलन विधि से जो है ईस्ट की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ईस्ट एक ऐसा जीवाणु है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो अगर मुकुलन विधि के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुकुलन विधि का मतलब होता है कि कोई भी जीव के शरीर पे एक छोटा सा जब उभार आता है तो उसको हम लोग मुकुल कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको वर्ड्स कहते हैं। कुछ समय के बाद ये अपने मेन पार्ट से टूटकर जब अलग हो जाता है तो इस विधि को हम लोग मुकुलन विधि कहते हैं। और इस विधि से जो है अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने का काम अगर कोई करता है तो वो इष्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन का पूरा जो है पोस्टमार्टम आपके सामने कर दिया। दूसरा सवाल की अगर बात करें कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, अभी मैंने आपको बताया, अभी बताया कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह विधि क्या कहलाता है? बताइए, आपको तो समझ आ ही रहा होगा ना। लैंगिक जनन तो होगा नहीं। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जब नर और मादा ये इन दोनों के गैमेट्स जब मिलेंगे तब ये नर लैंगिक जनन कहलाएगा। लेकिन ये कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, यानी उसके माँ बाप में से या तो माप है या तो बाप है ना, कोई है, मेल है, फीमेल है, यानी जब मेल भी और फीमेल भी जो है अपने जैसा संतान का उत्पन्न करने में सक्षम है, तब हम लोग वो चीजें क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अलैंगिक। यहाँ पे एक बात आता है, आंतरिक निषेचन क्या मैटर है, इसका महत्वपूर्ण चीज है, जरा इस पर ध्यान रखिए। निषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है कि जब नर और मादा, है ना, जब नर और मादा के युग्मक जो है मिल जाते हैं, युग्मक जब संलयन हो जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस, क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि नर का युग्मक शुक्राणु, और लंबा करके लिखना चाहते हैं आप तो, नर का युग्मक शुक्राणु और मादा की युग्मक अंडाणु, इन दोनों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। हाँ, तो यही यहाँ पे एक आंतरिक निषेचन है। तो बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है? बाह्य निषेचन का मतलब निषेचन की प्रक्रिया जब मादा के शरीर से बाहर हो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। और जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर हो तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। तो कई सारे जीव जंतु जो हैं बाह्य निषेचन करते हैं और कई सारे जीव जंतु जो होते हैं आंतरिक निषेचन होते हैं। आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर कि मानव जो है किस प्रकार का निषेचन करेगा, बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन। हम बताते हैं आपको कि बाह्य निषेचन जो होता है वो जलीय जीव होता है। एक चीज आप याद रखिएगा कि जलीय जीव जितने भी होंगे उन सारे में कैसा निषेचन होगा? बाह्य निषेचन होगा। ये याद रखना, जलीय जीव में बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा अलैंगिक जनन। ये तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है तीसरा सवाल? ये सवाल कहता है कि एक पुंजक के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है। यहाँ पे एक नया सा वर्ड आ रहा है, एक पुंजक। ये क्या होता है? एक पुंजक क्या होता है? एक पुंजक का मतलब होता है, एक पुंजक का मतलब होता है कि आकारीय रूप से और आनुवांशिक रूप से जो समान है उसको हम लोग एक पुंजक कहते हैं। आकारीय रूप से और आनुवांशिक रूप से जो एक समान होता है उसको हम लोग एक पुंजक कहते हैं। आइए अगर हम अपनी चर्चा करें या आप तमाम लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनकी अगर चर्चा करें तो क्या आप अपने माता पिता से हूबहू मिलते हैं क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं। हाँ, कुछ चीजें मिलता है और लाखों करोड़ों चीज ऐसे हैं जो नहीं मिलता है। लोग कहते बस यही हैं कि माता पिता से बिल्कुल हम लोग मिल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। समानताएं कम है और विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है, इसी को हम लोग कहते हैं एक पुंजक। एक पुंजक का मतलब होता है, एक पुंजक का मतलब होता है आकारीय रूप से और आनुवंशिक रूप से क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, है ना। एक पुंजक का मतलब आकारीय रूप से और आनुवंशिक रूप से क्या होता है? समान होता है। आकारीय रूप का मतलब उसका शेप हो गया और आनुवंशिक उसका जेनेटिक हो गया, है ना। इन दोनों रूप से जो समान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे एक पुंजक। एक पुंजक महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 2 नंबर वाले में।
तो इस तरह से अगर इसका ऑप्शन देखें हम लोग तो कहता है आकारीय रूप से समान, आनुवांशिक रूप से समान ए तथा बी, और यहाँ पे नन है, तब हम लोग क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे ए तथा बी, यानी आकारीय रूप से भी समान होगा और आनुवांशिक रूप से भी समान होगा, तब हम लोग इसको कहेंगे एक पुंजक कहेंगे। आइए बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर, और ये चौथा सवाल क्या कहता है कि किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। कहता है ऐसा कौन सा जगत है ना। जैसा कि चलिए इस पे जरा हम लंबा आपके सामने रखते हैं, इसका विश्लेषण लंबा रखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पूरे बायोलॉजी की अगर बात करें तो पूरे बायोलॉजी के में सबसे ज्यादा अगर कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति है तो वो अरस्तु हो जाता है, एरिस्टोटल हो जाता है, और ये व्यक्ति जो है बायोलॉजी में बहुत ज्यादा ज्ञान भर भर के दिया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बायोलॉजी का पिता, है ना। बायोलॉजी जो होता है वो मुख्य दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा जूलॉजी हो गया जिसको हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, और एक तो हमारा हो गया जूलॉजी, और एक हो गया बॉटनी, सॉरी एक जूलॉजी और एक क्या हो गया बॉटनी। तो बॉटनी जो हमारा हो गया वो हो गया पेड़ पौधे से संबंधित, और जो जूलॉजी हो गया हमारा वो हो गया क्या, जीव जंतु से संबंधित, है ना बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अरस्तु ने पूरे बायोलॉजी को, पूरे सिस्टम को, पूरे वायुमंडल को अगर बात करें बायोलॉजी के हिसाब से तो उसको दो भागों में बांट रखा। एक को हम लोग कहते हैं क्या, एक को हम लोग क्या कहते हैं जंतु विज्ञान, और एक को हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान। लेकिन बाद में जो है लिनियस साहब आते हैं और वो जो है इसको और भी कैटेगराइज करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो है और भी ग्रुप्स होने चाहिए, है ना। तो लिनियस साहब के बाद भी एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है आर विटेकर, और ये व्यक्ति पूरे इकोसिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को 5 जगत में बांटा, और वो व्यक्ति कौन थे, आर विटेकर थे। और आज तक ये मान्यता जो है सही है, और आज तक उनका ये जो क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका है वो मान्य है ना। तो आर विटेकर ने पूरे इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा, और उसमें से जो पहला पार्ट था हमारा वो मोनेरा जगत था, यानी मोनेरा किंगडम था, और दूसरा हमारा प्रोटिस्टा होता है, तीसरा हमारा फंजाई हो जाता है, चौथा हमारा एनिमिलिया हो जाता है ना, और 5वां हमारा फंजाई जगत हो जाता है। तो 5 तरह के हो गए हमारे पास, है ना। तो ये 5 जो जगत होते हैं ये आर विटेकर के अनुसार होता है। तो यहाँ पे सवाल इसी से आया है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए ना कि मोनेरा में कौन आएगा, प्रोटिस्टा में कौन आएगा, है ना, फंजाई में कौन आएगा, और एनिमिलिया में कौन आएगा, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको कहता हूं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो मैं आपको अभी तुरंत कराने वाला हूं। मोनेरा और प्रोटिस्टा में जितने भी जीव जंतु होते हैं, ये सारे के सारे जीव जंतु अपनी जनसंख्या में वृद्धि 2 भागों में टूट कर करता है, 2 समान भागों में टूट कर करता है। उसको कहां रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है और प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 2 भागों में विभक्त होकर कहता है। तो मोनेरा भी होगा, प्रोटिस्टा भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क और ख, यानी ए और बी दोनों सही है। तो यहां पे ये सवाल हो जाता है सही। 5वां नंबर क्या कहता है हमारा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन का क्या मतलब होता है। मैं पहले ही चर्चा किया था कि द्विखंडन का क्या मतलब होता है, द्विखंडन क्या मतलब होता है। आइए इसका जरा विश्लेषण समझिए आप। मैंने आपको बताया कि जनन एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखने में क्या करता है, मदद करता है। अगर रिप्रोडक्शन क्या है आपसे सवाल बनता है तो आप लिखोगे कि जीवों में एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा विधि है जिसकी सहायता से वो अपने ही जैसा संतान को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। और क्यों करता है, उद्देश्य पूछता है, ध्यान रखिएगा। जनन करने का उद्देश्य पूछेगा आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे कि जनन का उद्देश्य बताओ। तो उसका उद्देश्य आप याद रखिएगा कि उसका उद्देश्य जनसंख्या में वृद्धि करना नहीं है। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि मानव जाति के अस्तित्व को क्या कर सके, बरकरार रखा जा सके, मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखा जा सकता है, यही इसका उद्देश्य है। परंतु आज के समय में तो आप देख ही रहे हैं कि उद्देश्य कुछ और हो गया है। जनसंख्या बढ़ाइए, टीम पर टीम खड़ा कीजिए, है ना, जितना टीम हो सके खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपका द्विखंडन जो होता है, हाँ, तो ये जो जनन होगा वो 2 तरीके के होंगे, है ना। एक तो हमारा लैंगिक जनन हो गया और दूसरा हमारा अलैंगिक जनन हो गया। लैंगिक जनन को चलो अलग रखें, हम उसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। अलैंगिक जनन की बात करते हैं। मैंने पहले भी करा था जैसे स्टार्टिंग टाइम में कि अलैंगिक जनन की 5 विधियां होता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज, पहला हमारा जो होता है वो क्या होता है, फ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन होता है, यानी खंडन विधि। खंडन विधि जो होता है ये 2 तरीके के होते हैं। हाँ, खंडन विधि के अंदर भी 2 टाइप्स हैं। अगर समय मिले तो मैं एक सेशन रखूंगा इसके ऊपर, और वो शानदार सा होगा। अगर आपको जरूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर इसका जरा विश्लेषण रखिए, तो मैं आपके सामने रखूंगा।
द्विखंडन कितने तरह के हो जाएंगे, सॉरी खंडन कितने तरह के हो जाएंगे, वो दो तरह के होंगे। एक तो हमारा द्विखंडन होता है, एक हमारा बहुखंडन होता है ना। एक क्या होता है, बहुखंडन होता है, और एक क्या होता है, द्विखंडन होता है। एक हमारा मोनोडिफ्यूजन हो जाता है और एक हमारा क्या हो जाता है, पॉलीडिफ्यूजन हो जाता है। यानी कि जब जब कोई जीव दो भागों में टूट कर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है तब वो द्विखंडन कहलाएगा, और जब एक जीव बहुत सारे भागों में टूट कर बात करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, तो उसको हम लोग बहुखंडन करेंगे। अगर आदमी को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए अलैंगिक जनन में अगर रख दें तो एक रात तो हम लोग को कहां रखे पड़ेगा, इसको तो हमको बहुखंडन में रखे पड़ेगा। ये तो जनसंख्या ऐसा बढ़ा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। खैर छोड़िए वो सब बात। और ये हो गया हमारा द्विखंडन जो होगा, ये अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, जलकुंभी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो आपको याद रखना होगा कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों के दोनों द्विखंडन विधि में आते हैं, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। ए और बी जरा ख्याल रखिएगा, भावनाओं में मत बह जाइएगा, है ना। कि अमीबा देखें यहीं टिक लगा कर निकल जाइएगा। यहाँ पैरामीशियम भी दिया है बाबू, और ये दोनों होगा आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी होगा आपके कंफ्यूजन के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा जलकुंभी, जरा इसके बारे में विश्लेषण करना चाहेंगे, और आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि ये जलकुंभी क्या है। हालांकि जलकुंभी की बात अगर करें हम, तो ये जलकुंभी जो है, ये जलकुंभी जो है अगर इसकी बात करें तो ये बड़ा खतरनाक तरीके का पौधा है। अगर ये ज्यादातर तो ये जो है कहाँ हो जाता है, ये ज्यादातर पानियों में, तालाबों में ज्यादातर ये होता है। एक समय की बात है कि बंगाल में जो है ना, बंगाल जो है वहां पर इसकी संख्या जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि जलीय जीव जो है मरने लग गए। ये होता क्या है, जल में इसका विकास होता है, और ये बड़ी तेजी से क्या होता है, फैल जाता है, और नदी के सरफेस को या तालाब के पूरे सरफेस को बहुत जल्दी क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और सबसे बड़ा काम ये करता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करता है, रोक देता है। ऊपर से ऑक्सीजन जो आ रहा है वो पानी में नीचे जा ही नहीं देता है, जिससे नीचे जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये जलीय जीव जलकुंभी वैसा ही प्रकार का एक पौधा है, समझ में आ रहा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जलकुंभी। तो इस क्वेश्चन का राइट सवाल आंसर हो जाएगा डी। आइए हम बात करते हैं सवाल कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बाबू अभी जस्ट हमको फर्स्ट में हम आपको बताए थे कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा, तो ये क्लेमाइडोमोनस करने से दिया रे बाबू, ये पेनिसिलियम का है, ईस्ट होगा यहाँ पे इसका सही जवाब। अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनस का, तो आइए इसके बारे में भी जरा आप सुन लीजिए कि क्लेमाइडोमोनस क्या होता है। क्लेमाइडोमोनस को उठा कर रख देते हैं हम लोग बहुविभाजन विधि में, यानी बहुखंडन विधि में। यानी अलैंगिक जनन की जो 5 विधियां हैं, एक तो हमारा कौन हो गया, एक तो हमारा हो गया खंडन विधि, दूसरा कौन हो गया हमारा एक खंडन विधि हो गया, दूसरा मुकुलन विधि हो गया, तीसरा बीजाणु जनन विधि हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि खंडन विधि के अंदर जो है 2 तरह के होते हैं। एक हमारा हो गया द्विखंडन, एक हमारा हो गया बहुखंडन। द्विखंडन वाला में अमीबा पैरामीशियम को रख दिए, बहुखंडन वाला में हम लोग किसको रखेंगे, क्लेमाइडोमोनस। तो एग्जाम्पल याद रखना है, क्लेमाइडोमोनस कहां जाएगा, क्लेमाइडोमोनस कहां जाएगा, क्लेमाइडोमोनस चला जाएगा बहुखंडन में। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब आते हैं एक बात, पेनिसिलियम। ये क्या है, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम ये एक कवक है, और इससे जो है एंटीबायोटिक दवाई का निर्माण करा गया है ना। कभी सेशन होगा जिसमें हम पेनिसिलियम का बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा कौन, ईस्ट हो जाता है। आइए 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में कौन, हाँ बड़ा मजेदार सवाल आया है, निम्न में कौन 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। एक समय का बात है कि तमिलनाडु में 2006 के समय चल रहा था, 2006 का समय चल रहा था, और वहां पर एक पौधा होता है जिसका नाम होता है एस्ट्राबिलैंथियस कुंथियाना। नाम तनी कठिन है ना, नाम थोड़ा कठिन है कि एस्ट्राबिलैंथियम कुंथियाना नाम का एक पेड़ होता है तमिलनाडु में। और 2006 में इतना ज्यादा इस पेड़ में फूल लगा और इतना ज्यादा फूल गिरा कि तमिलनाडु का पूरा सड़क जो है कालीन के फूल का कालीन जैसा बिछ गया था। ये हालत था वहां का 2006 में। हाँ, तो यही वह पेड़ है जिसका नाम नीला कुरेंजी है, और 12 साल में एक बार फूल देता है, बड़ा खतरनाक तरह से देता है। अगर आसपास में आपके ऐसे पेड़ हैं तो जरा हमको बताइएगा। इसको हम लोग नीला कुरेंजी कहते हैं बाबू। और इसका दूसरा का नाम क्या हो जाएगा नीला कुरेंजी का, इसका दूसरा का नाम हो जाएगा एस्ट्राबिलैंथियम कुंथियाना। समझ गए।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे जरा सूर्यमुखी की बात कर लें, बरगद की बात कर लें, हाँ सूर्यमुखी की बात करें तो सूर्यमुखी जो है, ये सूर्यमुखी जो है हमारा, ये आप याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। सूर्यमुखी जो है हमारा ये व्युत्तांडपी में आता है, ये व्युत्तांडपी का ये उदाहरण है ना, व्युत्तांडपी का ये उदाहरण है सूर्यमुखी, है ना। इसका मतलब होता है कि जिसमें स्त्री केसरों की संख्या बहुत ज्यादा हो, है ना, तो वो युक्तांडपी होता है। एक व्युत्तांडपी होता है, इसमें क्या होता है कि पुंकेसरों की संख्या ज्यादा होता है। तो ये कहां चला जाएगा आपका, ये कहां चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा युक्तांडपी में। वर्गद की बात करें तो वर्गद का जीवन काल जो होता है वो बड़ा लंबे समयों का माना जाता है। जीवन काल से रिलेटेड आपका सवाल पूछेगा ही पूछेगा। इसमें क्या है कि एक आर्कियो नाम का पौधा है जो लगभग 2000 वर्ष तक उसका जीवन काल होता है। याद रखिएगा, तोता से रिलेटेड सवाल जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। तोता कै साल तक जीता है, देखे में छोटा है लेकिन 140 साल तक इसका जीवन काल है तोता का, बड़ी लंबा समय तक जीता है। बरगद का अगर जीवन काल की बात करें तो ये लगभग 200 वर्ष तक इसका रखा गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मध चक्र पाया जाता है, ये मध चक्र क्या होता है। और नेक्स्ट ही सवाल हमारा ऋतुस्राव चक्र क्या है। जरा इन दोनों में बात करें कि मध चक्र क्या है और ऋतुस्राव चक्र क्या है। मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। मध चक्र का मतलब होता है कि जो नन प्राइमेट होता है, यानी कि इसमें जो जैसे कि फीमेल पार्ट में, फीमेल में, मेल और फीमेल में, तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, जीव जंतु का जो फीमेल वाला पार्ट है उसमें क्या होता है कि जब वो उसके बॉडी के अंदर एक चक्रीय परिवर्तन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मासिक स्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, है ना, ये महिलाओं में होता है। और उसी तरह से ये जानवरों में भी होता है। तो जो जानवर में होता है उसको हम लोग कहते हैं मध चक्र, और ये जो होता है ऋतुस्राव चक्र। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है कि ऋतुस्राव जो चक्र होता है ये हर महीने होता है, और मध चक्र जो होता है ये हर महीने नहीं होता है। ये जो है ना, ये जो है गर्भकाल के समय की बात होता है। तो मध चक्र जो होगा हमारा, ये गाय में भी होगा, भेड़ में भी होगा, कुत्ता में भी होगा, ऑल, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। खासतौर पर आपको याद रखना होगा कि जितने भी जानवर होंगे ये सारे के सारे नन प्राइमेट होंगे, यानी इसमें मध चक्र पाया जाएगा। और ऋतुस्राव चक्र जो होंगे ये मनुष्य में, बंदर में और चिंपैंजी और गोरिल्ला, चार ऐसे जानवर हैं, जरा फटाफट नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये चार गो ऐसा धरती पर जानवर है जेकरा में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी आ जाएं सारे में मध चक्र होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पे मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र दोनों को हम क्या कर दिए, पोस्टमार्टम कर दिए, है ना। अगर मनुष्य आ जाए, बंदर आ जाए, चिंपैंजी और गोरिल्ला, तो ये क्या होगा, ऋतुस्राव चक्र होगा। और इसके अलावा कोई भी आ जाए उसमें मध चक्र स्राव होगा। आइए आपका अंतिम सवाल हम लेते हैं, और ये कह रहा है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। तो जरा इसका विश्लेषण करते हैं हम बड़ी बढ़िया से। इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है भ्रूणोद्भव क्या है, एक टॉपिक है जिसका नाम है भ्रूणोद्भव क्या है। और भ्रूणोद्भव क्या है, उसी में ये आता है हमारा अंड प्रजक और सजीव प्रजक। आइए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं हम। भ्रूणोद्भव का मतलब क्या होता है। भ्रूणोद्भव का एक प्रोसेस है। भ्रूणोद्भव एक क्या है, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ये एक छोटी सी कोशिका से मिलकर बना होता है, और कई सारी कोशिकाएं जब मिलकर बनती है तो उत्तक बनता है, और कई सारे उत्तक जब मिलकर जो है हमारे शरीर के अंदर, है ना, कई सारे जब उत्तक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण करता है, और कई सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करता है, और जब कई सारा अंग तंत्र मिल जाता है तब जो है एक शरीर का निर्माण करता है ना। और ये पूरी प्रोसेस जो है हमारा भ्रूणोद्भव कहलाता है। और यह जो होता है वो दो तरीके से होते हैं, एक का नाम अंड प्रजक और एक का नाम सजीव प्रजक होता है। अंड प्रजक का मतलब क्या होता है भाई, अंड प्रजक का मतलब होता है कि जब शिशु का विकास एक जो है कवच के अंदर होता है ना, एक कैल्शियम युक्त कवच के अंदर होता है, उसको हम लोग कहते हैं अंड प्रजक। और सजीव प्रजक का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो है बॉडी के रूप में संतान का उत्पत्ति होता है, तो वो सजीव प्रजक होता है। और एक में दो टफेस्ट क्वेश्चन बनता है कि अंड प्रजक में कौन सी विधि से बच्चे जो हैं विकास करते हैं, या फिर बच्चे जो हैं बाहर आते हैं। तो अंड प्रजक में आपको रखना है याद, स्फुटन क्रिया के द्वारा। कौन सा बाबू,
अस्फुटन क्रिया के द्वारा, ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंड प्रजक में जो है अस्फुटन क्रिया के द्वारा जो है, अस्फुटन क्रिया के द्वारा जो है बच्चे का जन्म हो जाता है। और सजीव प्रजक, यहाँ पे एक नाम ले लिए हम, क्या, सजीव प्रजक। तो सजीव प्रजक में जो है प्रसव के द्वारा, इसकी प्रोसेस जो है, इसकी जो प्रक्रिया का नाम है उसको हम लोग कहते हैं प्रसव। तो प्रसव के द्वारा जो है सजीव प्रजक में क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, विकास होता है या फिर उसका जन्म होता है। और अंड प्रजक में जो होगा वो स्फुटन के द्वारा होगा। तो यहाँ अंड प्रजक कह रहा है, तो अंड प्रजक में मुर्गी आएगी ही, सांप आएगा ही, मगरमच्छ आएगा ही, तो ऑल हो जाएगा। जरा गौर कीजिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मगरमच्छ जो है अंडा देता है, विचार करने वाला बात है ये। मगरमच्छ क्या देता है, अंडा देता है। ये बहुत बड़ा भारी भरकम शरीर वाला जानवर है, लेकिन अंडा देता है। तो ये भी कहाँ आ जाएगा, अंड प्रजक में आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ऑल हो जाता है ना। तो यहां तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूं। आगे आपको और कई सारा सेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।